हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो आपके बिहार यूनिवर्सिटी की सारी क्लासेस हैं वो इस चैनल पे होगा आपके। इसके अंदर आपके कोई भी सेमेस्टर हो, हर सेमेस्टर के हिसाब से प्रॉपर स्टडी करके हम आपके सब्जेक्ट्स को डाल रहे हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि आपका एग्जाम से रिलेटेड है या नहीं। अगर किसी स्टूडेंट को, क्योंकि बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, किसी स्टूडेंट को लगता है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं डल रहा है यहां, तो प्लीज आप क्या करिए, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना जो भी पीडीएफ हो या कुछ भी शेयर करिए। डेफिनेटली हम आपके सिलेबस को उसके हिसाब से भी कस्टमाइज करेंगे। अब जो इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं कि फॉर एग्जांपल आपका फाइनेंशियल अकाउंट है या फिर आपका कॉर्पोरेट अकाउंट है या आपका इनकम टैक्स है, उदाहरण के तौर पे लेते हैं, तो हो सकता है कि मैंने इनकम टैक्स इसी साल पढ़ाया था, तो मैं क्या करता हूं, उस वीडियो के आपके सिलेबस के हिसाब से अपलोड करता हूं। और बीच बीच में हो सकता है कि जब मैं पढ़ा रहा था लाइव क्लास में, तो कुछ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हो सकते हैं, कुछ असम यूनिवर्सिटी के हो सकते हैं। तो अगर मैं बीच वीडियो में ये वर्ड यूज करता हूं तो आप उसको इग्नोर करिएगा। आपको ये रहना है कि आपके अकॉर्डिंग और आपके बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा है। तो होपफुली आप इस बात को देखेंगे और आगे कंटिन्यू वीडियो देखेंगे। तो अब आगे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए और ज्यादा से ज्यादा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ यूनिवर्सिटी के अंदर इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अब आपको कहीं यूट्यूब पे भटकने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। चलिए आगे कंटिन्यू क्लास करते हैं। लास्ट क्लास में हमने यहां तक कवर कर लिया था, जिसके अंदर हमने समझ लिया था कि भाई ये क्या होता है, ये क्या चीज होती है एंड ऑल। अब हम आगे की बात करेंगे, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 11, है ना। एडजस्टमेंट नंबर 11, एडजस्टमेंट नंबर 11 जो है दैट इज हमारा है कॉमन डेटर। ये 11th में नहीं था जो अब मैं करवाऊंगा, एंड क्रेडिटर। कॉमन डेटर एंड क्रेडिटर। चलिए अब ये होता क्या है पहले हम समझ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि क्या है। अगर हम यहां देखें तो देखिए, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल एक XYZ लिमिटेड है, एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ठीक है। और एक कंपनी है, मान लेते हैं PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड, ठीक है ना। मान लिया जाए जो XYZ लिमिटेड है ना, ये डीलर है, मतलब ऑथराइज डीलर है, मान लेते हैं चीनी का, चीनी का व्यापारी है, चीनी बेचता है, सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है। और PQR लिमिटेड जो है, PQR लिमिटेड जो है हमारा, ये है हमारा हलवाई, इनकी स्वीट शॉप है, मतलब स्वीट्स का इंडस्ट्री मान लो एक तरीके से ये है। अब अगर मैं बात करूं तो जो चीनी है, जो चीनी है, इस चीनी को XY PQR लिमिटेड खरीदेगा। जो हमारा चीनी है, इस चीनी को कौन खरीदेगा? PQR लिमिटेड। मान लेते हैं कि 50,000 रुपए का चीनी है, जो कि खरीदा किसने? PQR लिमिटेड ने खरीद लिया इसको। अब जब ये बैलेंस शीट बनाएगा अपना, ये बैलेंस शीट बनाएगा तो अपना डेटर मानेगा ना ये, तो कि भैया मेरा डेटर, मान लेते हैं पहले से 1 लाख का डेटर था 50, तो इसका डेटर हो जाएगा 1.5 लाख। पहले से था इसका 1 लाख का डेटर,
और इसमें ऐड कर देगा, और डेटर ऐड हो गया हमारा, जो न्यू आ गया हमारा, दैट इज PQR के नाम से, और 50,000 ऐड करके बोलेगा भैया मेरा डेटर तो हो गया 1.5 लाख का, ये बैलेंस शीट है। ठीक है ना, इसने अपना डेटर कितना रिकॉर्ड कर लिया, 1.5 लाख का। ये क्या करेगा, ये भी अपनी बैलेंस शीट बनाएगा जब, तो अपने बैलेंस शीट में ये क्या रिकॉर्ड करेगा बताओ। अगर इसने उधार, सामान डील उधार में ही हो रहा है, मान लो ये लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट है, और ये एसेट्स है, तो ये कहाँ मानेगा कि मेरा क्रेडिटर जो था पहले से मान लेते हैं कि 80,000 का था, इसमें एप्रिसिएशन लग गया, दैट इज आपका 50,000 का, यानी ये बोलेगा भैया मेरा क्रेडिटर हो गया 1,30,000। आपको यहां तक की अकाउंटिंग में कोई दिक्कत जो हो रहा है, समझ में आया कि जब इसने सामान बेचा है तो ये क्या होगा, डेटर, और इसने सामान खरीदा है तो क्या होगा, क्रेडिटर। इतनी बात समझ में आ रही है। अब हुआ ऐसे कि XYZ लिमिटेड ने एक फंक्शन, एक पार्टी रखा अपने ऑफिस में, तो अब कई बार क्या होता है कि हम सामान अपने ऑफिस के लिए जब पार्टी रखा अपने ऑफिस में, तो इसने सोचा कि मिठाई वगैरह हम बांटते हैं, तो मिठाई कहाँ से ले, तो इसने देखा कि भैया हमारा तो एक कस्टमर ही है, तो वो हमें ठीक ठाक रेट भी दे देगा और अच्छी क्वालिटी भी दे देगा। तो इसने इसको ऑर्डर किया, और इसने क्या करा, इसको मिठाई भेजा, इसने ऑर्डर किया और इसने क्या करा, इसको मिठाई भेज दिया। अब इसने मिठाई दे दिया इसको, तो ये मिठाई इसके पास आ गई। तो जैसे ही इसने मिठाई दिया, तो अब कितने की मिठाई थी, मान लेते हैं 40,000 की। तो ये बंदा जो है ये अपने बैलेंस शीट में शो करेगा कि भैया मेरा क्रेडिटर, मान लेते हैं कि 70,000 का पहले से था, और प्लस हो गया एक न्यू क्रेडिटर और आ गया यार, कितने का, 40,000 का। और ये बंदा क्या शो करेगा कि हमारे पास, मान लिया जाए पहले से हमारे पास डेटर था 2 लाख का, और एक न्यू डेटर मेरा क्रिएट हुआ है, न्यू डेटर जो कि कितने का, 40,000। ठीक है, यानी अब यहां पॉइंट ऐसा बन गया है, हमारा सिचुएशन वो क्रिएट हो गई कि यार मेरा डेटर और मेरा क्रेडिटर एक ही व्यक्ति है, मुझे इससे पैसे लेने भी हैं और मुझे इसको पैसे देने भी हैं। अगर आपके साथ ऐसा कोई सिचुएशन आता है कि मुझे इससे पैसे लेने भी है और इससे देने भी है, तो आप क्या करोगे, नेट अमाउंट का लेन देन होगा वो कर लोगे। ऐसा तो नहीं करेंगे कि भाई एक काम कर, ये 40,000 ले, अब ला मेरे 50,000, और वो क्या करेगा फिर 10,000 मिला के बोलेगा ले अपने 50,000, ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या नेट में निकलेगा, तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछूं तो आप बोलोगे सर इसको ना 10,000 रुपए ले लेना चाहिए, बात बन जाएगी। कितने ले लेने चाहिए, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो इसको मतलब निकलेगा भैया 10,000 तुम दे दो, तुम्हारी बात बन जाएगी। यानी हम 40 और 50 को भूल गए एक तरीके से। तो यानी अब इस, जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, कॉमन। यहाँ पे कॉमन हो गई ना बातें, एक ही व्यक्ति से खरीदना और एक ही व्यक्ति को बेचना। जब सेम पर्सन से हम सामान खरीद भी रहे हैं, उसी पर्सन को हम बेच भी रहे हैं, तो इसको बोलते हैं कॉमन डेट। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉमन। यानी यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा ड्यू टू हिम, ड्यू फ्रॉम हिम, मतलब उससे लेना भी है और देना भी है, दोनों चीजें हो गई। तो ऐसे सिचुएशन में इसका क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो आपने बोला सर 10,000 का हिसाब बनाओ, तो 10,000 का तभी हिसाब बन सकता है ना कि मैं यहां से कितना माइनस कर दूं, यहां से कितना माइनस कर दूं मैं, 40,000, क्योंकि ये तो रहेगा ही नहीं, और यहां से भी कितना माइनस कर दूं मैं, 40,000। तो अब अल्टीमेटली देखोगे तो ये वापस 70,000 हो गया, और जो डेटर था जो मैंने 50 जोड़ा था, 40 तो मैंने माइनस ही कर दिया, तो डेटर में कितने स्टैंड रह गए इसके, सिर्फ 10,000। और दूसरी साइड अगर मैं पूछूं आपसे, तो यहां पे क्या करोगे, यहां पे माइनस कर दोगे कितने, और इधर भी कितने माइनस करोगे, 40,000। तो आप एक चीज नोटिस करो, हमारे पास दो अमाउंट था 50 और 40, हमने दोनों साइड ही माइनस किया, एसेट साइड भी और लाइबिलिटी साइड, बट कौन सा अमाउंट माइनस कर रहे हो, 50 और 40 में से 40, यानी जो लोअर अमाउंट है वही तो माइनस होगा, क्योंकि सेटलमेंट हमेशा लोअर अमाउंट होगा, हायर थोड़ी बोलोगे 40 लेने तेरे 70,000 बराबर हो गए जा, ऐसा तो नहीं कह सकते। 40 है 70, तो कितना बराबरी होगा, 40, हमेशा कम अमाउंट सेटल होगा। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, तो हम अगर एडजस्टमेंट को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे भैया, एसेट्स में से भी माइनस कर देना, डेटर में से, और क्रेडिटर में से भी आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे, लेकिन कौन सा अमाउंट करोगे,
विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा उसको क्या कर देंगे हम, माइनस। इसका एडजस्टमेंट हमारा ये बनता है। समझ में आई बात, सिचुएशन समझ में आया कि क्या है। तो अगर मैं इस एडजस्टमेंट को बताऊं, तो जब कॉमन डेट्स होगा तो इसका ट्रीटमेंट दो जगह चला जाएगा। दो जगह चला जाएगा। कहां दो जगह जाएगा? एक हो जाएगा लेस फ्रॉम क्रेडिटर, और एक हो जाएगा लेस फ्रॉम, कहां से, डेटर। लेस फ्रॉम, भाई लेकिन कौन सा अमाउंट लेस करोगे, ये तो बताओ कौन सा अमाउंट लेस करोगे। तो यहां लिख देता हूं नोट, ये दोनों के लिए नोट है, विच एवर इज, विच एवर इज लोअर, जो दोनों में से कम होगा उसको क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। समझ में आई बात आपको, क्लियर है एडजस्टमेंट। तो दोनों में से जो भी कम होगा उसे क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। अगर मैं आपको एक एडजस्टमेंट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा। देखो, हालांकि अभी क्वेश्चन कराया नहीं है मैंने, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, और यही एडजस्टमेंट जो है, इस टाइप के एडजस्टमेंट आएंगे। ये देखिए, आपको दिखाता हूं। अरे देखिए, मैं, चलो दिख तो रहा है, दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना। अब इसमें एडजस्टमेंट देखो, सेकंड कहता है इंक्लूड डेटर 24,000 ड्यू फ्रॉम कीशु एंड इंक्लूड क्रेडिटर 18,000 ड्यू टू कीशु, दोनों ही कीशु देना भी। अब भाई 24 और 18 है, तो हमारा एडजस्टमेंट क्या होना चाहिए, 24 भी 18, तो हमें 18,000 दोनों में से कम क्या है, तो हमें 18,000 डेटर से भी माइनस करना चाहिए और 18 क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट देखोगे, जब मैंने सॉल्यूशन किया था इसका, तो मैंने क्रेडिटर से कितना माइनस किया और डेटर से भी मैंने देखो कितना माइनस किया, 18,000। समझ में आया? तो इस टाइप के आपके एडजस्टमेंट होंगे जिसको कि हम आगे करने वाले हैं। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई परेशानी? चलिए आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट करेंगे। ये एडजस्टमेंट था हमारा नंबर 11। एडजस्टमेंट नंबर 12, एडजस्टमेंट नंबर 12, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 12 होगा हमारा सेल्स, ध्यान देना, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। 12th लेवल पे आपने, 11th लेवल पे आपने ये नहीं पढ़ा था एडजस्टमेंट, और ना ही ये मिलेगा आपको सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। जनरली होता क्या है, ध्यान दो, जनरली होता क्या है, जैसे मान लो एक एक्स वाई और जेड लिमिटेड एक कंपनी है। मैं मान लेता हूं कंपनी, वैसे तो हमारा सोल प्रोप्राइटर है, तो एक्स वाई जेड है। इसका काम जो है वो क्लॉथ का है। इसका काम किस चीज का है, क्लॉथ का है, कपड़े बेचने का काम है। इसकी दुकान है एक तरीके से समझ लो, और आप इसके बहुत अच्छे फ्रेंड हो, आप बहुत अच्छे इसके दोस्त हो। आप इसके दुकान पे जाते हो और आप सोचते हो यार कुछ कपड़े लिए जाए, क्लॉथ लिए जाए। आपको बहुत सारी चीजें दिखाई इसने, आपको पसंद नहीं आया, तो आप नहीं लोगे, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी लास्ट लास्ट एक कुछ इसने दिखाया, बोला यार तू मेरे कहने से ले जा। आपको इसने एक शर्ट दिखाया, बोला तू मेरे कहने से ले जा, बहुत अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है ये, और ना पसंद आए तो तू वापस दे दियो बेशक से। एक बार घर पे भी दिखा ले, पेरेंट्स को दिखा ले, और समझ में आए तो रखियो, वरना वापस दे दियो। और इस शर्ट का जो हमारा कीमत था, कीमत का मतलब कॉस्ट, वो मान लेते हैं 1,000 रुपए था। और मैंने अपने दोस्त को जो बताया सेल्स, अब कोई भी हो, दुकानदारी कहते हैं ना, घोड़ा घास खाए, अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो इसने बोला यार ये तेरे को तो मैं कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहा हूं, तेरे से क्या कमाऊंगा मैं, तो आपको दिया गया 1,100 का। और ये सच्चाई है, कोई दुकानदार अपना प्रॉफिट मार्जिन नहीं छोड़ता है।
रखेगा ही रखेगा वो। तो आपका 1,000 रुपए का सामान आपको कितने का दिया उसने? 1100 का। और आप लेके चले गए, बोले भाई तेरे को पसंद आए तो तू रखियो, अदरवाइज तू वापस दे दियो, कोई जबरदस्ती नहीं है कि तेरे को लेना ही है। आपने बोला ठीक है भाई, और आपने पैसे भी नहीं दिए अभी इसको, क्योंकि आपको तभी दोगे ना पैसे जब आप इसे फाइनलाइज करोगे। तो जैसे ही इसने क्या करा, जैसे ही इसने काम किया, तो अब इसने क्या करा होगा, इसने अकाउंटिंग क्या कर लिया होगा, फट से देखो ये। जैसे ही आपको दिया, इसने अकाउंटिंग में क्या दिमाग लगाया, और अकाउंटिंग क्या किया होगा, ये मान लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ये मान लेते हैं पी एंड एल, और सॉरी बैलेंस शीट, ठीक है ना। तो इसका पहले से ना सेल्स है, पहले से ही सेल्स है, मान लेते हैं 10,000 का, ठीक है। और पहले से ही क्लोजिंग स्टॉक है, मान लेते हैं 6,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक भाई यहां पे भी होगा, कितने का? 6,000। और डेटर भी पहले से इसका है, मान लेते हैं सपोज 9,000 का, ठीक है। तो जैसे ही इसने आपको सामान बेचा, तो ये दुकानदार तो ये मान के चलेगा यार मैंने इतनी बढ़िया क्वालिटी का सामान दिया है, वो तो ले ही लेगा, यही मान के चलेगा ना, ये दोस्त है अपना, वो तो ले ही लेगा। इसने फटाफट क्या करा, अपना सेल्स बढ़ा दिया, प्लस कर दिया इसने सेल्स। कितने रुपए का सेल्स बढ़ा दिया इसने? 1,100 रुपए बढ़ा देगा। और क्लोजिंग स्टॉक इसका माइनस हो जाएगा, क्योंकि इसके पास जो था सामान वो घट गया होगा, तो अपना स्टॉक ये घटा देगा, और स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे घटाएगा, तो लेस कर देगा स्टॉक को, और कितने से माइनस करेगा वो? 1,000 से। सेम बैलेंस शीट में भी स्टॉक है, तो इसको भी घटाएगा वो, लेस कर देगा कितने से? 1,000 से। और डेटर इसका बढ़ जाएगा, क्योंकि आप भी उसके लिए, कितने भी दोस्त मित्र क्यों ना हो, आप उसके लिए डेटर ही रहोगे, तो आपका डेटर ये प्लस कर देगा कितने से? 1,100। वो बंदा ये एंट्री करके आराम से बैठा हुआ है, और ये मान के बैठा हुआ है ये तो मेरा बिक गया और आगे का काम कर रहा है निश्चिंत होके। लेकिन इसको बैलेंस शीट 31 मार्च तक बनानी है। अब आपकी तरफ से अभी तक ऐसा कोई भी मैसेज या कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं आया कि लगे कि आपने ये चीजें खरीद ली है। मैंने आपको जो सामान बेचा था वो पता है किस बेसिस पे बेचा था? अप्रूवल, कि अगर आप हाँ कहते हो तो माना जाएगा कि सामान आपने खरीद लिया, मैंने बेच दिया। और अगर आप ना कहोगे तो जो मैंने ये सोचा था कि मेरा सामान बिक चुका है वो बिका ही नहीं एक्चुअल में। और एंड टाइम पे आपने यही किया, बोला ना मुझे नहीं चाहिए भाई, मजा नहीं आ रहा इसमें। अब भाई मैं तो अकाउंटिंग करके बैठ गया ना, अब इसको ठीक करना है। अब ठीक कैसे करोगे? सबसे पहले ये जो प्लस करा था इसको क्या करोगे? -1,100। और ये प्लस करोगे कितना? 1,000। और यहां माइनस क्या करोगे? 1,100। और यहां पे प्लस कितना करोगे? 1,000। यानी आपने जब ठीक किया, अपने एंट्री को रेक्टिफाई किया पता चलने के बाद, तो आपने 4 जगह एंट्री करा है, 2 जगह क्लोजिंग स्टॉक में, और एक सेल्स में, और एक डेटर में। आप ध्यान से देखो, सेल्स में और डेटर में सेलिंग प्राइस से किया है, और क्लोजिंग स्टॉक में आपने कॉस्ट प्राइस से किया है। तो जब कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस का, तो इसकी एंट्री जाएगी कितनी जगह? 4 जगह। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं आपके सामने कितने टाइप का प्राइस मिलेगा। तो आपके पास ऐसे सिचुएशन में 2 टाइप का प्राइस होगा। एक होने वाला है आपका कॉस्ट प्राइस। कौन सा प्राइस? कॉस्ट। और एक होने वाला है आपका सेलिंग प्राइस। अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करूं तो कॉस्ट प्राइस भी 2 जगह चला गया। एक तो प्लस हो गया कहां? ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के क्लोजिंग स्टॉक में। और एक प्लस हो गया फिर से कहां? बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में कहां? क्लोजिंग स्टॉक में, क्योंकि भाई दोनों तो क्लोजिंग स्टॉक ही है। अगर मैं दूसरे साइड में बात करूं सेलिंग प्राइस का, तो ये 2 जगह गया। एक तो माइनस हो गया, लेस हो गया कहां से? फ्रॉम आपका सेल्स से। कहां से माइनस हो गया? और दूसरा आपका लेस हो गया कहां से? लेस फ्रॉम डेटर से। तो आपका ये ट्रीटमेंट यहां पे बना कि भैया 2 जगह लेस और 2 जगह ऐड। लेस होगा एक डेटर से और एक सेल से, और ऐड दोनों जगह पे कहां से हो जाएगा?
क्लोजिंग प्राइस। लेकिन आपको ये तो पता चले कि भैया कॉस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस। मान लो आपको सवाल में मैंने दिया और आपको कॉस्ट और सेलिंग प्राइस समझ ही नहीं आ रहा भाई, तब तो आप कर ही नहीं पाओगे एडजस्टमेंट। अब कई बार ये तो सीधा बता देते हैं, जैसे मैंने बताया कि 1000 रुपए का क्या है, कॉस्ट है, और हमारा 1000 का कॉस्ट है, जैसे सीधा बता दिया इसने कि 1000 रुपए का कॉस्ट है और 1100 का सेलिंग प्राइस है, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ भी गए और आप कर भी लोगे। लेकिन अब मैं परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला गुड्स कॉस्टिंग 2000, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस which was cost plus 20% and not या no any अप्रूवल रिसीव, ये लिखा है देखो। अब तो भाई आपको इतना तो पता है कि कीमत जो सामान का था वो 2000 था, सामान का कीमत कितना था, तो 2000 तो कॉस्ट हो गया। अब सेलिंग प्राइस आपको यहां नहीं पता, तो सेलिंग प्राइस के लिए आपको यहां पे अपने हिसाब से थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उसने बोला है कि भैया कॉस्ट के ऊपर ना आप 20% ऐड कर देते हो, तो सेलिंग प्राइस पता है क्या होगा यहाँ पे, सेलिंग प्राइस होगा यहाँ पे 2000 और 20% उस पर ऐड करोगे दैट इज 400, तो सेलिंग प्राइस क्या आएगा आपका 2400। पहले आप सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों डिटरमाइन करोगे, उसके बाद आप एडजस्टमेंट करना चालू करोगे। समझ रहे हो बात, इसके बाद आप एडजस्टमेंट करना चालू करोगे, इससे पहले नहीं कर सकते। ये तो बड़ा सिंपल लगा आपको कि सर 20% ऐड कर देंगे, लेकिन वही कहता कि 20% ऑन सेल्स। यही अगर हम बात करें तो एडजस्टमेंट थोड़ा सा बदल देते हैं, क्या कहता वो कि भैया जो है ना वो 20% ऑन सेल्स है, या 25% ऑन सेल कह देता, सपोज करो। मैं इसी को अगर कॉपी करूं और थोड़ा चेंज कर दूं, इधर ले आता हूं, ये सब ठीक है, लेकिन मैं यहां का बस लाइन बदल देता हूं। मैंने कहा 20%, 20% ऑन सेल्स, अप्रूवल विच वॉज, या सेंटेंस थोड़ा सा एक्यूरेट कर देते हैं, अप्रूवल बेसिस which was sales which was 20% on sale। अब क्या कह रहा है कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो 20% किस पे होगा, सेल पे। आपको देखो कॉस्ट तो पता ही है, समझ में आ रहा है आपको तो कॉस्ट, लेकिन ये 20% अब इस पे थोड़ी निकाल सकते हो, इसने बोला 20% निकालो किस पे, सेल के ऊपर। तो अब आपको अगर सेल पता ही होता तो आप इतना 20% क्यों निकालोगे, आपको दो ही चीज तो चाहिए, कॉस्ट और सेल्स। तो यहां पे अब हमें थोड़ा लेट एक्स करके सॉल्व करना पड़ेगा कि हमारा सेल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस जीपी। तो आपका यहाँ पे सिचुएशन देखा जाए ना तो टोटल हमारे 4 सिचुएशन बनते हैं, वो चारों सिचुएशन समझ जाओगे कि कब कैसे लेट करना है कब डायरेक्ट करना है, तो समझ आ जाएगा। एक बनता है हमारा दैट इज में दो सिचुएशन बन जाते हैं कॉस्ट के ऊपर जब सवाल आता है, जब हमें कॉस्ट गिवन हो, जब हमें कॉस्ट गिवन हो तो दो सिचुएशन बनते हैं। अगर हमें कॉस्ट गिवन है तो दो सिचुएशन कौन कौन से बनेंगे, सपोज करो लेट अज्यूम करते हैं पहला केस कि हमें कॉस्ट दे दिया, और कॉस्ट दे दिया 1000 रुपए, और कहता है ग्रॉस प्रॉफिट यानी जीपी बोल रहे हैं, ऑन कॉस्ट कहा मैंने, और ये कहा मैंने 20%। तो सिंपल जो आंसर आएगा हमारा सेल्स, आंसर की बात करूं मुझे सेल्स निकालना है हर बार, तो सेल्स हमारा क्वेश्चन मार्क है तो आंसर सेल्स आएगा। तो सेल्स पता है क्या होता है, सेल्स इज इक्वल टू
अगर आप कॉस्ट में क्या जोड़ दो, प्लस में जीपी कर दो, तो कॉस्ट में आप जोड़ दो क्या, जीपी, तो आपका क्या आ जाता है, सेल्स। आपको कॉस्ट पता है, जी पता है, कितने हैं, 1000। जीपी किस पे कह रहा है, कॉस्ट के ऊपर कह रहा है, तो कॉस्ट तो पता ही है, तो इसके ऊपर सीधा 20% यानी 200, तो आपका सेल्स क्या आ गया, 1200। समझे। अगर यही मैं दूसरे साइड बात करूं, समझ रहे हो, यही मैं दूसरे साइड बात करूं, तो दूसरे साइड अगर मैं बात करता हूं, सपोज सेम एग्जांपल रखते हैं, मैंने कॉस्ट रखा यहाँ पे 1000, और मैंने सिर्फ जीपी लिख दूं या जीपी ऑन सेल लिख दूं, बात एक ही है। जीपी ऑन सेल्स भी मैंने 20% कर दिया, और अब आपको सेल्स फाइंड करना है। तो सवाल तो लगभग लगभग सेम ही लग रहा है, बस एक वर्डिंग चेंज कर दिया मैंने बीच में। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब हमारा फॉर्मूला कहता है कि भैया हमारा सेल्स जो होता है ऑलवेज होता है इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस में, कॉस्ट प्लस में जीपी। आप आगे धीरे धीरे, अभी तो देखो बेसिक से हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, हम जैसे जैसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो मैं इसके शॉर्टकट्स भी बताऊंगा, क्योंकि जब कैलकुलेटर भी आप सब यूज करना सीख जाओगे। तो सेल्स क्या है नहीं पता, कॉस्ट पता है 2000, और जीपी किसके ऊपर है, सेल्स के ऊपर, तो लेट अज्यूम के सेल्स को एक्स मान लो। तो अगर जीपी सेल्स पे है तो ये पता है क्या हो जाएगा, एक्स बाय 5। अब यहां पे x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो, आप x को इस साइड ले जाओ तो क्या होगा, x माइनस में x बाई 5। सर इतना लंबा चौड़ा, इसमें तो कुछ नहीं किया, सिंपल। तो भाई यहां पे सवाल अलग है, तो इसके अंदर आगे देखा जाए तो 2000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 4x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, जैसे कि आपने 10,000 और 4 कितने आ गए हमारे, 2500। 2500 ही आएंगे ना, नहीं, हाँ 2500 ही आएंगे, ज्यादा बता दिया मैंने। हाँ ये 2000 कहाँ से लिख दिया भाई, ये कॉस्ट 1000 है, तभी कहूँ 2500, 1000, और ये भी 1000, और ये भी कितना है 1000, तो 5000 डिवाइडेड बाय 4, 1250। कितने आ गए, 1250। तो दोनों में फर्क देख रहे हो आप। एक जो पैटर्न बना हमारा, एक पैटर्न के अंदर हमने क्या किया भाई, बहुत सिंपल तरीके से इतना सा क्वेश्चन और इसका इतना सा आंसर एक लाइन में, और ओरली भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे इतना सा क्वेश्चन और इसके आंसर में आपने पता नहीं क्या लेट एक्स वगैरह कर लिया, तो ये ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ जीपी किस पे कह रहा है और यहाँ जीपी किस पे कह रहा है, तो यहाँ गिवन क्या था, कॉस्ट, तो आसानी हो गई। लेकिन यहाँ पे सेल पे कह रहा है और गिवन क्या है, तो दोनों बातें अलग अलग हो गई, इसलिए हमें लेट क्या करना पड़ गया, एक्स करके हमने इसको सॉल्व किया। समझ में आई बात। दूसरा सिचुएशन होता है कि आपको क्या पता सेलिंग प्राइस दे दे, सेल्स गिवन हो। अगर आपको सेल्स दे देगा तब भी आपको दो चीजें तो चाहिए ना, कॉस्ट तो चाहिए। तो अगर आपको सेल्स दे देता है तो फॉर एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि मैंने सेल्स दे दिया आपको, और सेल्स दे दिया 1000 रुपए, और मैंने सिर्फ जीपी बोला, तो जब खाली जीपी बोलूंगा तो समझ जाना सेल्स पे ही है, 20% बोल दिया। ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है साहब, कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट दूसरा एलिमेंट चाहिए। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्लस में जीपी। क्या हुआ हमारा, कॉस्ट प्लस में जीपी। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें सेल्स गिवन है, क्या गिवन है, 1000। कॉस्ट हमें नहीं पता तो छोड़ दो भाई, और जीपी किस पे कह रहा है, कुछ नहीं कह रहा, तो मान लेते हैं कि किस पे होता है हमेशा, तो सेल्स पे, तो इसका 20% निकालेंगे तो 200। अब माइनस कर दोगे तो ये कितना आ गया हमारा, 800। तो यहाँ पे कॉस्ट सिंपली निकल गया हमारा 800 रुपए। समझे बात। दूसरा सिचुएशन क्या बनेगा, मान लो मैंने सेल्स दिया, सेल्स दिया 1000, और जीपी मैंने ऑन कॉस्ट कह दिया, जीपी ऑन सेल्स कह दिया, सॉरी ऑन कॉस्ट कह दिया, और सपोज करो 25% कह दिया मैंने, जीपी ऑन कॉस्ट कह दिया 25%। आपको क्या फाइंड करना है सर, आपको कॉस्ट फाइंड करना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। आपको क्या फाइंड करना है, कॉस्ट। तो ये ना ऐसा नहीं है कि अब ब्रांच में भी यही चीजें सीखना पड़ेगा आपको, तो अगर आप अभी समझ जाते हो ना तो आगे बड़े चैप्टरों में हेल्प मिलने वाली है इससे। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम, वेरी वेरी सिंपल, हम फिर से फॉर्मूला पुट करेंगे भाई, हमारा सेल्स इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्लस में जीपी।
सेल्स हमें दे रखा है 1000, कॉस्ट हमें नहीं पता x, और जीपी किसके ऊपर है, x के ऊपर ही 25% होगा, तो ये क्या आ जाएगा x/4, क्या आ जाएगा x/4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या निकल के आएगा 5x डिवाइडेड बाई 4 1000। अब 4 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड किससे कर दो, 5 से। तो 4000 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं तो हमारा x का वैल्यू जो आ गया 800, और x क्या माना था हमने, x माना था हमने कॉस्ट को, तो कितने आ गए हमारे 800। समझ में आई बात आपको, x के आगे हमारा 800। तो यहां पे आपको, अगर यहां पे भी देखो सेम चेक करने का तरीका, यहां पे जीपी कॉस्ट पे है, दे सेल रखा है इसलिए एक्सलेट करेंगे, और अगर जीपी सेल्स है और दे रखा भी सेल्स है तो सिंपल डायरेक्ट निकाल लो। अगर जीपी ऑन कॉस्ट है और दे कॉस्ट रखा है तो सिंपल निकाल लो। जीपी ऑन कॉस्ट है और दे सेल्स रखा है तो फिर आपको लेटेक्स करना पड़ेगा। समझे? अभी तो मैं ये वाला फॉर्मेट बता रहा हूं जिसको आपको फॉलो करना है, धीरे धीरे आगे चल के मैं कैलकुलेटर पे भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं हर बार लिख देता हूं। बहुत बच्चे, कुछ बच्चे समझ जाते हैं और कुछ बच्चे नहीं समझते, तो जो समझ जाएंगे उनका तो फायदा हो। हमेशा याद रखना एक टेबल, इससे बाहर एग्जामिनर कभी पूछेगा ही नहीं। ये जो मैं परसेंटेज यहां लिख रहा हूं ना, इससे बाहर एग्जामिनर की हिम्मत ही नहीं कि पूछ ले। अगर मैं सेल्स की बात करूं, कुछ परसेंटेज ऐसे सर्टेन है जो कन्वर्जन कर दूंगा मैं। अगर मैं सेल्स पे बोलूं कि भैया 16.666% है, तो आप समझ जाना कॉस्ट के ऊपर सीधा 20% होगा। अगर सेल्स पे बोलूं भैया 20% है, तो कॉस्ट के ऊपर सीधा 25 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं सेल्स के ऊपर 25% है, तो समझ जाना कॉस्ट पे 33.33, यानी इसको 1/3 भी बोल सकते हो, परसेंटेज हो जाएगा। अगर यहां पे मैं बोलूं 33.33% है, तो समझ जाना कॉस्ट के ऊपर सीधा 50% हो जाएगा। ये मैंने एक पहले से प्री डिफाइन, इससे बाहर तो एग्जामिनर कर ही नहीं सकता परसेंटेज। तो अगर आपको ये परसेंटेज अगर आपको रिमाइंड हो जाता है तो फिर आप इतना एक्स वेक्स के चक्कर में नहीं पड़ोगे। जैसे मुझे क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा था सेल्स, ये क्या दे रखा था, और था क्या कॉस्ट। तो हमें क्या करना होगा, सेल्स वाले रेट को कॉस्ट वाले रेट पे कन्वर्ट करना होगा। तो सेल्स पे कितने परसेंट है, 20%। तो सेल्स पे अगर हमारा 20% है तो कॉस्ट वाले पे कन्वर्ट करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 25। तो मैं सीधा 25% ना लगा दूं, तो मैं 1000 पे सीधा 25% लगा दूंगा तो आ जाएगा 1250। सीधा एकदम दिख रहा है आपको सामने, उसमें थोड़ी इतना ज्यादा लंबा चौड़ा कहानी करना पड़ेगा। समझे बात आप? ऐसे आप इस वाले में तो आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही पे है। ये टेबल जब हेल्प करेगा जब दोनों अलग अलग बातें कहे। तो ये सेल्स दे रखा है और जीपी किस पे कह रहा है, तो अगर मैं कॉस्ट वाले रेट को अगर मैं सेल्स वाले रेट पे कन्वर्ट कर दूं तो बात बन जाएगी। तो कॉस्ट पे अगर 25 कह रहा है तो सेल्स पे कितना होगा 20। तो सिंपल सी बात है, 1000 पे 20% निकाल लो, कितना बनता है 200। अब 200 रुपए प्रॉफिट है और सेल्स आपका अगर 1000 है तो कॉस्ट निकल जाएगा माइनस करके, तो सीधा क्या आ गया हमारा 800। समझे? तो एक तो ये जो मैंने बताया है, तो ये तो समझ लो कि हर बार मैं लिखवाता हूं, हर बार बोलता हूं भाई बच्चों याद कर लो, आपके लिए ठीक रहेगा। एग्जामिनर कभी नहीं बोलेगा कि आप इतने लंबे चौड़े मेथड से बताओ इतने। इसका और भी शॉर्टकट है, कैलकुलेटर पे सीधा निकालना। तो मैं एक बार में सारा बताऊंगा तो आप सोचोगे ये करूं कि ये करूं ये करूं, फिर पता लगेगा कुछ नहीं करा। तो इससे बेटर है कि पहले मैंने ये बता दिया और ये बता दिया, ताकि एक दो धीरे धीरे अप्लाई करोगे तो मैं बताऊंगा। तो समझ में आया, आज हमने दो एडजस्टमेंट को करा जो कि बहुत बहुत मेन एडजस्टमेंट है एक तरीके से। एक था हमारा कॉमन डेट। कॉमन डेट के अंदर क्या था हमारा, एक हम क्या करते हैं जो दोनों अमाउंट में से लेस होता है, एक हम डेटर में से माइनस कर देते हैं और क्रेडिटर में से भी माइनस कर देते हैं। इसके बाद क्या करा हमने, सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में क्या होता है, कॉस्ट प्राइस को दोनों क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस कर दो, ट्रेडिंग वाले में से भी और बैलेंस शीट वाले में से, और सेलिंग प्राइस को सेल्स में से माइनस कर दो और किससे माइनस कर दो, डेटर से। ये हमारा एडजस्टमेंट कंप्लीट होता है, तो जो मेन एडजस्टमेंट है। क्लियर है आपको, कोई दिक्कत यहां तक?